बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की क्लास में हम ये छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है इसका I16 का, उसको हम कवर कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या है? एक्सचेंज वाला केस। तो डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन समझते रहते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा? अ कंपनी एक्सचेंज मशीन ए गिवन अप फॉर अनदर मशीन। ठीक है जी, एक मशीन के बदले दूसरी मशीन एक्सचेंज करना। कंपनी ने एक्सचेंज किया मशीन ए को, जो कि गिव अप कर दी, फॉर अनदर मशीन बी एक्वायर्ड। मशीन ए का आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है? 18,000 उसकी कॉस्ट है, 8,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यानी कि डिफरेंस क्या हुआ? 10,000 क्या हो गई? उसकी WDV हो गई। फेयर मार्केट वैल्यू जाने वाली मशीन की कितनी है? 11,000। और आने वाली मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 12,000। अब मसला यह है कि जनाब कि अगर मशीन ए को दे के मशीन बी आ रही है और ऊपर से जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ मशीन ए दे के मशीन बी ले लिया आपने। समझ रहे हैं बात को या नहीं? क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? मशीन ए दी, मशीन बी ले ली, बस सिंपल। मशीन ए को दे के मशीन बी ले ली, तो मशीन ए डिस्पोज ऑफ हो गई, मशीन बी बुक्स में आ गई, अभी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, सिंपल। मशीन ए दे के मशीन बी आ रही। तो आपको याद होगा कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड। किसी भी एसेट की कॉस्ट क्या है? आने वाले एसेट की कॉस्ट के लिए जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट पे हुआ है। एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट गिव अप किया उसकी फेयर मार्केट, यानी जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आने वाले एसेट की कॉस्ट है। तो अब इस केस में जो बात समझने वाली है वो क्या है सर? जो इस केस में बात समझनी चाहिए वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिचुएशन समझें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मशीन ए है, जिसकी कॉस्ट 18,000 रुपए है, जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 8,000 रुपए है, जिसकी WDV जो है वो 10,000 रुपए है। इस मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है? 11,000 रुपए। और इसके बदले आप मशीन भी एक्वायर कर रहे हैं। मशीन बी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपए। और ये 1,000 रुपए का जो डिफरेंस है दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू का, ये कैश के जरिए सेटल नहीं हो रहा, यानी सिंपल मशीन ए देकर मशीन बी ली जा रही है। तो अब इस केस में सवाल क्या है? आने वाली मशीन यानी कि मशीन बी की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गिवन अप। तो आमतौर पर आप आने वाले एसेट की जो कॉस्ट लेते हैं वो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो। तो नीचे क्वेश्चन में लिखा है, द डिफरेंस इन फेयर वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी इममटेरियल। जो दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो इममटेरियल है। तो फिर आप क्या करेंगे इस केस में? आप मशीन बी की कॉस्ट जो लेंगे वो 12,000 नहीं लेंगे, आप मशीन बी को 11,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी आने वाले एसेट की जो कॉस्ट है वो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। तो इस केस में अब एंट्री क्या बनेगी बेटा? इस केस में एंट्री बनाइए, एंट्री बना के बताइए क्या एंट्री बनी। मशीन जो है बी है वो डेबिट हुई 11,000, और ये 11,000 जो है वो क्या है? ये जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू। जाने वाले एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डेबिट हो गया कितने से? 8,000 से। मशीन ए जो कि डिस्पोज ऑफ हो गई, उसकी कॉस्ट क्या कर दी आपने? 18,000 से क्रेडिट कर दी। तो WDV कितनी? 10,000। आने वाले एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी? 11,000। और कोई डिफरेंस कैश से सेटल नहीं हो रहा, तो लिहाजा जो हमारी जो एसेट
हमारी बुक्स में कितने का था WDV के हिसाब से 10,000 का, वो मार्केट में कितने का बिक जाता 11,000 का, तो बेच के कितना गेन होता 1,000 का, वही गेन जो है वो एक्सचेंज में हो जाएगा हमें। तो वो गेन कितना हुआ 1,000 के, हमने 11,000 की चीज देकर एक और चीज हासिल कर ली, तो हमने आने वाले एसेट की जो कॉस्ट मानी वो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर मानी। तो इस केस में हमें गेन हुआ, और वो गेन कितना हुआ 1,000। कोई मुश्किल बात बेटा इस ट्रांजेक्शन को समझने में? कोई मुश्किल बात इस ट्रांजेक्शन को समझने में? बताइए, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, तो आने वाले एसेट की जो कॉस्ट है वो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है। क्लियर? अच्छा, लेकिन अब अगला सवाल जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, तरह देखिएगा प्लीज। क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27? अ कंपनी exchange machine A given up for another machine B acquired. Machine A carrying amount cost rupees 18,000, accumulation 8,000, fair value 11,000। यानी जाने वाले मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 है, और जो मशीन भी हासिल हो रही है वो कितने की, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 15,000। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है यार कि 11,000 वाली चीज देकर आपको 15,000 वाली चीज मिल गई। अब टेक्निकली देखा जाए तो 11,000 वाली चीज मैं दे रहा हूं, और जो मैं हासिल कर रहा हूँ 15,000 वाली चीज है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस मटेरियल है। तो उसूली तौर पे देखा जाए तो उसूली तौर पे डिफरेंस कैश फॉर्म में सेटल होना चाहिए, यानी मुझे 11,000 की मशीन सरेंडर करनी चाहिए और मुझे 4,000 ऊपर कैश देने चाहिए। लेकिन अगर मैं 4,000 ऊपर कैश नहीं दे रहा फिर तो वाकई ये मेरी बार्गेनिंग पावर, जिसके जरिए मैंने 15,000 की चीज कितने में खरीद ली है 11,000। तो इस केस में स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये बोलता है अगर आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रिलायबली एविडेंट हो, और उनका डिफरेंस क्या हो, मटेरियल हो, और वो डिफरेंस कैश फॉर्म में सेटल ना हो रहा हो, तो फिर आप सेकंड केस में क्या करोगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस मटेरियल है, तो फिर आप सेकंड केस में 27 क्वेश्चन के अंदर जो मशीन बी को कैपिटलाइज करोगे वो 15,000 पे कैपिटलाइज करोगे। The difference in fair values is considered to be material, and the fair value of machine B is more clearly evident than fair value of machine A. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई आपका रियल गेन है, और आपने कोई कमाल कर दिया कि आपने 11,000 की चीज देकर 15,000 वाली चीज हासिल कर ली, तो फिर ये गेन बुक में अपीयर होना चाहिए। तो इसमें दो किस्म के गेन हो गए। एक गेन होगा जो आपकी कैरिंग अमाउंट 10,000 और 11,000 का डिफरेंस होगा 1,000, वो गेन तो आपको हर हाल में होना ही होना है अगर ये एसेट आप मार्केट में बेचें। लेकिन ये तो आपने 15,000 वाली चीज हासिल कर ली है ना 11,000 की चीज देकर, तो इस पर आपको 4,000 का इजाफी गेन हुआ। और क्योंकि मशीन बी की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबल है, ऐसा नहीं कि प्राइस ओवर स्टेट की गई है जानबूझकर आपको इस ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए, तो ये रिलायबल प्राइस है, और ये डिफरेंस अगर कैश फॉर्म में सेटल भी नहीं फिर ये आपका रियल गेन है। तो इस केस में जहां पर आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एविडेंट होगी, और आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू और जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मटेरियल डिफरेंस होगा, और वो मटेरियल डिफरेंस जो होगा वो कैश फॉर्म में सेटल नहीं हो रहा होगा, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे एसेट को कैपिटलाइज करेंगे। जरा देखिएगा मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पर समझेगा जरा बात, और इसके मैं दो केस बनाता हूं आपके सामने, इसके दो केस बना दूंगा, दो केस, और दो केस कैसे बना रहा हूं। पहला केस, difference in fair market value is not settled in cash, जो कि हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है। और नंबर टू,
difference in fair market value is settled in cash। तो एक काम करते हैं, पहले जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। अब बहुत तवज्जो देखिएगा, समझिएगा। मैं इस केस को समझा दूं कि वर्ष करे भाई जो डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू का 15,000 और 11,000 का, कि मैंने जो चीज दी है वो 11,000 की है, जो आ रही है वो 15,000 की, तो 4,000 मुझे ऊपर अपनी जेब से देने चाहिए, उसूल तो यही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मशीन बी होगी वो डेबिट होगी, और उसकी कॉस्ट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन अप 11,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए क्या दिया आपने, कैश दिया। यानी आपने मशीन बी को कैसे परचेज किया, आपने मशीन बी को मशीन ए देकर परचेज किया जिसकी मार्केट वैल्यू 11,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन अप, प्लस आपने ऊपर कितना कैश दिया, 4,000। तो मशीन बी की कॉस्ट क्या हो गई, 15,000, जो कि मशीन बी की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर, ठीक है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 8,000 से, ठीक है जी। मशीन ए की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्रेडिट कितने से, 18,000 से। तो आपके पास से मशीन ए भी जा रही है और आपके पास से कैश भी जा रहा है, तो आप सेटलमेंट कर रहे हैं कैश फॉर्म में कितने से, 4,000 से। तो जब आप 4,000 में सेटलमेंट करेंगे तो फिर तो आपके पास जो गेन आएगा वो गेन 1,000 ही आएगा। 1,000 क्यों आएगा, क्योंकि आपने अपनी चीज जो जो आपकी जो चीज थी जिसकी वजह से आपको मशीन बी की कॉस्ट में से 11,000 नहीं देने पड़ रहे, तो इट मींस दैट आपकी चीज की जो वैल्यूएशन हुई है, जो ट्रेड अलाउंस मिला है आपको 11,000 मिला है, तो आपकी चीज 11,000 की मार्केट है, यानी आपकी मशीन की मार्केट 11,000 है, और आपकी बुक्स में उसकी WDV 10,000 है। तो हमेशा गेन या लॉस जो होगा वो WDV और फेयर मार्केट वैल्यू के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस केस में आपको 1,000 रुपए का क्या हो गया बेटा, गेन हो गया। लेकिन ये ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिनल सॉल्यूशन ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि जनाब मशीन ए और मशीन बी की फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो मटेरियल भी है लेकिन वो कैश फॉर्म में सेटल नहीं हो रहा, तो फिर तो आपको ज्यादा गेन हुआ है। तो उस केस में स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जहां पर आने वाले मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एविडेंट हो, ठीक है जी, और डिफरेंस मटेरियल हो, और वो अगर आप कैश फॉर्म में सेटल नहीं करें तो फिर आप क्या करें, आने वाली मशीन को आने वाली मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड करें, तवज्जो कीजिएगा। मशीन बी डेबिट कितने से, 15,000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 8,000 से, मशीन ए क्रेडिट कितने से, 18,000 से कॉस्ट। अब मशीन बी के लिए सिर्फ मशीन ए जा रही है और आपकी जैसे कोई कैश नहीं जा रहा, तो फिर इस केस में जो मशीन ए जा रही है और कोई कैश नहीं जा रहा, तो मशीन ए की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 है, मशीन ए की WDV जो है वो कितनी है, 10,000 है। इस हिसाब से गेन तो 1,000 रुपए हुआ, लेकिन इस बार आपको जो 4,000 रुपए जेब से नहीं देने पड़ रहे, वो भी आपके गेन का क्या बन गया बेटा, पार्ट बन गया। तो आपका गेन नॉर्मल गेन से बढ़कर क्या हो गया, 1,000 रुपए जो गेन था वो 1,000 रुपए गेन आपकी मशीन ए की कैरिंग अमाउंट और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस था, लेकिन इस गेन में 4,000 और शामिल हो गए, और वो 4,000 रुपए जो है वो गेन है जो आपको कैश फॉर्म में पे करना नहीं पड़ रहा, वरना अदरवाइज ये मटेरियल डिफरेंस था, ये कैश फॉर्म में सेटल होना चाहिए था। तो यहाँ पर अब आपको इजाफी गेन हो गया, और ये इजाफी गेन अब बुक्स में अपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का कमाल है कि आपने 11,000 वाली चीज देकर 15,000 वाली चीज हासिल कर ली, और 4,000 रुपए का इस केस में आपको इजाफी गेन हुआ, और 4,000 रुपए आपने कैश फॉर्म में सेटल नहीं किया। अगर आप वो 4,000 रुपए कैश फॉर्म में सेटल कर लेते तो आपका गेन वही रहता, 1,000 रुपए। ये कंपैरिजन मैंने कर दिया आपके सामने। क्लियर बेटा, कोई इशू यहाँ तक बताइए प्लीज। सबसे बात कर रहा हूँ बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सब, जवाब दें बेटा सब लोग बेटा, तमाम लोग प्लीज। बिलाल, फुजैल, गुलाम मशूद, सब लोग। तो केस 1 क्या था, केस 1 में मशीन जो इससे पहले हमने किया
क्वेश्चन नंबर 26, उसमें मशीन ए की फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 थी, आने वाली मशीन की मार्केट वैल्यू 12,000 थी, डिफरेंस इमटेरियल था। तो जब डिफरेंस इमटेरियल था तो हमने आने वाली मशीन की कॉस्ट क्या मानी, जाने वाली मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू। और जब डिफरेंस मटेरियल था और आने वाले एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा रिलायबली एविडेंट थी जाने वाली मशीन की मार्केट वैल्यू से, और डिफरेंस कैश फॉर्म में भी सेटल नहीं हो रहा था, तो फिर हमने क्या किया, उस केस में हमने आने वाली मशीन को आने वाली मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू पे कैपिटलाइज किया। ठीक है, ओके। अब एक और केस है, ये केस क्या है, कंपनी एक्सचेंज मशीन ए गिवन अप, क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अनदर मशीन बी एक्वायर्ड। मशीन ए का कैरिंग अमाउंट वही 18,000 कॉस्ट है, 8,000 अक्यूमुलेशन है, लेकिन इस बार जो आप मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अननोन है। तो जब आपके पास जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप मजबूर हो गए। अब इस केस में आप क्या करें, जैसे जो 26 क्वेश्चन था उसमें जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 थी और आने वाले की 12,000 थी। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू यूज करें, आने वाले की। तो हमने बोला था जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू यूज करें, क्योंकि मटेरियल जो डिफरेंस है वो क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन इधर तो मजबूरी आ गई। अब मजबूरी क्या आ गई कि जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अननोन है, तो फिर अब आप मजबूर हैं कि आप उसको रिकॉर्ड करें आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू पर। ठीक है जी, तो अब क्या करें, सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप एंट्री पास करेंगे मशीन बी डेबिट कितने से, 12,000 से। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 8,000 से। मशीन ए क्रेडिट कितने से, 18,000 से। तो इस केस में आपको गेन कितना हुआ है, 2,000 का गेन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर। तो अब तक का सिनेरियो क्या है, अब तक जो हमने सिनेरियो पढ़ा है उसके जरिए हम क्या समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के हिसाब से कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो हमने ये उसूल पढ़ा कि आने वाले एसेट की कॉस्ट जो होगी वो जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन हमने इस उसूल की खिलाफ वर्जी भी की दो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। कब, जब हमने ये देखा कि आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रिलायबली एविडेंट है, दोनों का डिफरेंस मटेरियल है और वो मटेरियल डिफरेंस कैश फॉर्म में सेटल नहीं हो रहा, तो फिर हमने आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की ही उसकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे कैपिटलाइज कर दिया। नंबर 2, जब जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मालूम ना हो और आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मालूम हो, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू मालूम है तो उसी ट्रांजैक्शन को एस्टेब्लिश करें किस पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो जैसे कि इस अभी जो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया उसमें मैंने मशीन बी को कैपिटलाइज किया 12,000 पर, जो कि मशीन बी की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू थी। अगर इस केस में क्वेश्चन नंबर 26 की तरह मुझे मशीन ए की फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 दी होती तो मैं यहाँ 11,000 पे कैपिटलाइज करता, 12,000 पे नहीं करता। बेटा क्लियर है सारी बातें यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एसेट एक्सचेंज होंगे तो ट्रांजैक्शन को एस्टेब्लिश करना है किस पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। और पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू यूज करें। लेकिन अगर जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एविडेंट ना हो और आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एविडेंट हो, उसका डिफरेंस मटेरियल हो, कैश फॉर्म में सेटल ना हो रहा हो, तो फिर आप आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे। या फिर आप आने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे कब, जब जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मालूम ना हो, अननोन हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 में हमने सॉल्व कर लिया। कोई मसला बेटा, जवाब दें। ये 3 क्वेश्चन हमने किए, बताइए। लास्ट केस आप क्वेश्चन पढ़े तला, अ कंपनी एक्सचेंज मशीन ए फॉर अनदर मशीन बी। ठीक है, जो मशीन ए है उसकी कॉस्ट क्या है, 18,000 रुपए, उसकी एक्यूमुलेशन कितनी है, 8,000 रुपए। तो डब्ल्यूडीवी कितनी हुई उसकी,
10,000 रुपए। अब जब इस मशीन को हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो इसकी मार्केट लग नहीं रही। तला समझे बात को, इसकी मार्केट नहीं लग रही। लेकिन जब हम इसको एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो इस मशीन के बदले हमें 12,000 की मशीन मिल रही है बगैर पैसे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या माने, जो मशीन जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू आने वाले मशीन की मार्केट वैल्यू की क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। सिंपल सी बात। एक बंदा हमें 12,000 मार्केट वैल्यू वाली चीज ये मशीन लेके सिर्फ दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम हमें ये मानना पड़ेगा ना कि जो चीज हम गिव अप कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू आने वाली मशीन की मार्केट वैल्यू की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो फिर सिंपल, आने वाली मशीन को उसकी अपनी मार्केट वैल्यू पे कैपिटलाइज कर दे। ठीक है, क्या ख्याल है, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 यार बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम जो एसेट सरेंडर कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 11,000 है और जो एसेट हमारे पास आ रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 है। तो 11,000 की चीज देकर 15,000 की चीज हमें मिल रही है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो सामने वाले ने अपनी चीज की कीमत बढ़ा के लिखी हुई है। अगर बढ़ा के लिखी हुई है तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि जो मशीन बी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लाइवली एविडेंट नहीं है। आप मशीन बी को कैपिटलाइज करें 11,000 पर, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस इन फेयर वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। डिफरेंस वाजे तौर पे है और मशीन बी की जो मार्केट वैल्यू है ये ओवर स्टेटेड नहीं है। ये आपको ट्रांजैक्शन में इंटर करने के लिए बताई नहीं जा रही, बल्कि ये वाकई है, हकीकत में उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 है। तो आप खुश नसीब है कि आपको 15,000 वाली चीज 11,000 वाली चीज सरेंडर करके मिल रही। तो अगर आप 11,000 और 15,000 का डिफरेंस कैश फॉर्म में सेटल नहीं कर रहे, तो अब आपको ये चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर आने वाली मशीन की मार्केट वैल्यू जाने वाली मशीन के मुकाबले में ज्यादा रिलायबली एविडेंट है और डिफरेंस मटेरियल है और कैश फॉर्म में सेटल नहीं हो रहा, तो फिर अब आपको मशीन बी को उसकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू 15,000 पे कैपिटलाइज करना चाहिए। ठीक है वजाद बेटा, जवाब दें। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ये बातें सारी हो गई हमारी। अच्छा, अब एक काम करें, आप क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ें। 30। 30। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करें सब लोग बेटा। ठीक है, रीड कर लिया 30 क्वेश्चन, ओके। अभी तो बड़ा सिंपल सी मामला है कि अ कंपनी एक्सचेंज अ व्हीकल एंड कैश फॉर अ मशीन। देखें, अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने व्हीकल भी सरेंडर किया और आपने ऊपर कैश भी दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने मशीन को खरीदने के लिए व्हीकल सरेंडर किया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए है। ये क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन अप, और साथ में कैश दिया कितना, 1,000 रुपए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड। तो आने वाले मशीन की कॉस्ट क्या हुई, जाने वाले व्हीकल की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, यानी कि 11,000 रुपए। ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं। तो इसकी भी एंट्री पास कर लें। इसकी एंट्री क्या बनी, तो अब जरा तवज्जो से देखिएगा। मशीन, हमने कहा मशीन हमने कैसे खरीदी, 11,000 की फेयर मार्क 10,000 की 10,000 की फेयर मार्केट वैल्यू वाला व्हीकल देकर प्लस 1,000 रुपए कैश देकर। तो फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए गिवन अप, 1,000 रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड। तो हमारी आने वाली मशीन की कॉस्ट क्या बनी, 11,000। अच्छा जी, अब जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, वही 8,000 रुपए।
8,000 रुपये क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्शन हो गया। व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, 18,000 रुपये। और कैश हमारी जेब से कितना जा रहा है, 1,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, नो गेन नो लॉस, ठीक है ना, कोई गेन या लॉस नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि जाने वाले एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो उसके कैरिंग अमाउंट के ही बराबर थी। कोई मुश्किल बात बेटा? चले, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मुश्किल सॉल्व करने के लिए, मुश्किल आपको देते हैं ना सॉल्व करने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 करके बताइए आप लोग मुझे सॉल्व। क्वेश्चन 22 करें सॉल्व सर।